अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। बड़ी अच्छी खबरों के साथ आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। सबसे पहले जी, जितने लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मास्टर क्लासेस पेशावर में कामयाब रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में कामयाब रहीं, अब कराची का कब इरादा है? तो आपको बताते चले, काउंट डाउन, द बिग अनाउंसमेंट इज़ गोइंग टू बी ऑन द 1st of November, जिससे आपको पता चल सकेगा कि कराची, लाहौर, प्रॉब्ली कुछ और शहरों के क्या प्लान्स हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग श्योर कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बेहतर हो सकें, उसकी मास्टर क्लास में आप इंटरेस्टेड हैं और साथ साथ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस को बेहतर करने में इंटरेस्टेड हैं, सो यू डेफिनेटली नीड टू साइन अप फॉर दिस। अच्छा, कॉन्फिडेंस के बारे में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सिद्रा, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस? और यही सवाल मैं शुरुआत में अपनी मास्टर क्लास या वर्कशॉप में भी करती हूँ। आपको क्या लगता है कि एतमाद या ख़ुद एतमादी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? व्हाट मेक्स अ पर्सन मोर कॉन्फिडेंट? कुछ लोगों का ख्याल होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा अहम है। भाईजान बिलाल वापस इधर आ जाएं, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हम कहते हैं कि आपका बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, आपको अंग्रेज़ी बोलना आती है या नहीं। कुछ लोगों के लिए यही कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, जिस तरह हमने उस दिन गुर्बत के लिए डिफ़ाइन किया था, गुर्बत का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे कम हैं, बल्कि गुर्बत का मतलब ये है कि आपके पास लाइफ में चॉइसेस कम हैं। आप किसी भी चीज़ को उठाते हुए वही आपके लिए एक वाहिद ज़रिया बन जाती है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू। उसको गुर्बत कहते हैं। इसी तरह अगर एतमाद की मैं बात करूं, एंड यू मस्ट राइट दिस डाउन समवेयर, एतमाद का मतलब ये नहीं है कि आप एक मजमे के सामने बात कर सकते हैं या नहीं। एतमाद का मतलब ये भी नहीं है कि आप यू हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक डिसीजंस, यानी एक ख़ास लम्हे में आप में फ़ैसला करने की सलाहियत है। कॉन्फिडेंस का असल मतलब है कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, कितना आपके अंदर ये यकीन मौजूद है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एंड आई डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दैट मेजर टू मेक श्योर कि दूसरे लोग भी इस बात पे यकीन रखें। आप हमेशा याद रखें, जिसका एक अपने साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, जिसको ये यकीन होगा कि मैं पूरे खुलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो दुनिया की कोई तनकीद, कोई बात आपको बुरी नहीं लगेगी। और तनकीद के बारे में भी याद रखें, ख़ास तौर पे वो जो नास्टी किस्म की नेगेटिव तनकीद होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये आंसर शामिल होता है कि जो तनकीद करने वाला है उसका अपने साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। आप हमेशा देखेंगे कि वही लोग तनकीद ज़्यादा कर रहे होते हैं जो ख़ुद लाइफ में कुछ ज़्यादा काम नहीं करते। यानी दूसरे का काम करना बुरा लग रहा है, उसमें कीड़े हम निकाल रहे हैं, उसमें खामियां तलाश कर रहे हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि वी आर प्रॉबेबली नॉट डूइंग इनफ। दूसरी चीज़ जी जो मैं बात करना चाह रही थी आज, वो मोबिलिटी के हवाले से। आपने देखा था कि हमारे ही प्रोग्राम में स्विल की तरफ से लोग आए थे, करीम, बाइकिया, ये सब चीज़ें, रोशनी राइड्स, दे हैव बिकम आवर रियलिटी। क्या आपको पता है कि मोबिलिटी यानी ये जो आपका किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो हक है, जो तरीका है, ये आपका बुनियादी हुकूक में अब इसका दुनिया भर में शुमार किया जाता है। अगर आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी भर के जो मौक़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, आप हेल्थ केयर आपकी कैसी होगी, आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़ा अंसर इस बात का शामिल होता है कि आपका घर कहाँ है और आपके पास एक ज़रिया आमदोरफ्त मौजूद है या नहीं। एक सर्वे किया गया रिसेंटली और उसमें ये बताया गया कि दुनिया में जितनी कंपनीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें तकरीबन 12% ने ये कहा कि कई लोग बहुत अच्छे मेरिट पे होने के बावजूद हमारे यहाँ जॉब्स इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनके अपने घर से वो जगह बहुत दूर होती है। अगर आप हमारे ही शहर के कुछ अच्छे स्कूल्स की बात करें, एलीट स्कूल्स की बात करें, जहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ होता है कि जी मैंने अपने बच्चे का दाखिला यहाँ पे कराना है, क्या आपका मालूम है कि एक अजीब सी बात ये भी है कि उसमें हमें नज़र आता है कि जो उस इलाके से बच्चे ताल्लुक़ नहीं रखते, एलीट स्कूल, प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ, अक्सर उन बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता, सिर्फ इसी बात को देखे कि आपकी कम्यूट बहुत लंबी होगी। एक और तरीके से इसको देख लेते हैं, नफ्सियाती पहलू इसका ये है कि ख़वातीन जब काम करना चाहती हैं तो यही चीज़ उनके आड़े आती है, क्योंकि 9 to 5 की अगर आप जॉब एक्सेप्ट करते हैं और अगर आपका जो ऑफिस है और आपका जो दफ्तर है, काम करने की जगह है, और आपका घर
बहुत ज़्यादा फासले पर है और आपको लगता है कि 2 घंटे सिर्फ जाने के और 2 घंटे आने के लगते हैं, कई ख़वातीन भी काम इसी वजह से नहीं कर पाती। फिर अपने बच्चों को छोड़ने की जो एक गिल्ट होती है, अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि भाई ट्रैफिक में हम इतना टाइम ज़ाया करते हैं, एक्चुअल काम में तो खैर इतना सा वक्त लगता है, इसकी वजह से वो अपने आप को बार बार गिल्टी करती रहती हैं कि हमने अपने बच्चों को, अपने घर बार को इग्नोर किया हुआ है। सो मोबिलिटी इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेक्नोलॉजी ने अब चीज़ों को आसान बनाया है। हमारे मुल्क में जहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ कराची शहर की अगर बात की जाए तो 7वां बड़ा मुल्क समझा जाता है जी, शहर समझा जाता है आबादी के हिसाब से। जब 1 करोड़ से आबादी तजावुज़ करती है तो आपको मास ट्रांजिट सिस्टम बना लेना चाहिए। ये दुनिया के जाने माने पब्लिक पॉलिसी लोकल बॉडी जो संभालने वाले लोग हैं वो कहते हैं। माशाल्लाह से जी हमारे मुल्क में कोई हाल नहीं है, हमारे शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है और हमारे पास कोई लोकल ट्रेन सिस्टम, कोई रिलायबल किस्म का बस सिस्टम नहीं है। अभी कल परसों मैं नंबर्स देख रही थी, किसी ने इस शख्स पे इस बात पे बड़ा कहा कि जी गाड़ियाँ बेशक ना बिक रही हों, रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं इस वक्त जी पाकिस्तान में मोटर बाइक्स की। अब ये भी अपने आप में एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इनकी वजह से रश भी बढ़ता जा रहा है एंड वी नीड अ मास ट्रांजिट सिस्टम। जितनी गाड़ियाँ कम होंगी उतना पोल्यूशन कम, उतने ट्रैफिक जैम्स कम, लेकिन फिर साथ ही साथ इतनी बड़ी आबादी में लोगों ने अस्पताल भी जाना है, दफ्तर भी जाना है, स्कूल और कॉलेज भी जाना है, तो ये कितना अहम मुद्दा है ये आप समझ सकते हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को आप समझ लीजिए, मूविंग मिलियंस की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी हज़ारों लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, मोबाइल करना, उनकी आमदोरफ्त का ख्याल रखना, ये सबसे बड़ा पैनल पाकिस्तान का O21 डिस्ट्रप्ट में होने वाला है। एंड योर्स ट्रूली, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिहान हुज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, नेस्ट आईओ की शी इज़ द लीड पेट्रन ओवर देयर, और नेस्ट आईओ का ये सिग्नेचर इवेंट है। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पैनल में मौजूद थी। द बिगेस्ट डेटा, टेक्नोलॉजी, इंक्यूबेशन, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ हैं, यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग, दैट्स द हब टू बी। मैं पहले पेशावर में मौजूद थी विद द डिजिटल यूथ समिट, जिसमें इसी किस्म की डिस्कोर्स और गुफ्तगू हो रही थी, एंड इट ब्रिंग्स मी ग्रेट प्राइड कि ये 3रा साल होगा एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद O21 डिस्ट्रप्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। दिस इज़ गोइंग टू बी माई 3rd ईयर। दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी लीडिंग दिस पैनल अबाउट मोबिलिटी। अगर अभी तक आपने स्टूडेंट पास या अपना एंटरप्रेन्योरियल पास नहीं लिया है, प्लीज़ गो टू 021disrupt.com और अपना आप पास ले सकते हैं, और ख़ास तौर पे ऑफिस आवर्स के लिए ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ वन यूनिक फीचर कि अगर आप जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों के पास फंडिंग मौजूद है आपके बेहतरीन आइडिया के लिए, उनके साथ पहले ऑफिस आवर्स बुक कर लें ताकि आप उनको अपनी पिच दे सकें। सो वंस अगेन ऑन द 2nd of November एंड द 3rd of November कराची में होने वाली है 021 डिस्ट्रप्ट, एंड मेक श्योर दैट यू आर देयर। मेरे पैनल के लिए भी आइएगा जिसमें हम बात करेंगे कि मोबिलिटी बेसिक ह्यूमन राइट है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन खबरें। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इन वर्ल्ड राउंड अप। Right beneath your feet, so don't move down. Coming. 2 खवातीन खलाबाजों ने तारीख खत्म कर दी। नासा के मुताबिक अमरीकी खवातीन क्रिस्टीना और जेसिका ने खलाई स्टेशन से बाहर निकलकर खराब पावर कंट्रोल तब्दील किया। फ्रांस में मसनूई झील पर शमसी तवानाई प्लांट नस्ब कर दिया गया। तैरने वाले सोलर प्लांट पर 47,000 से जायद पैनल नस्ब हैं। 4,500 से जायद घरों को बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। और चीन के सूबे जिलिन में एयर शो का इनेकाद। माहिर एरोबेटिक टीम के तैयारों के फ्लाई पास्ट और शानदार फॉर्मेशन ने फजा में रंग बखेर दिए। पैराशूटर्स ने शुरका के दिल जीत लिए। जी, सच एन इंटरेस्टिंग राउंड अप ऑफ वर्ल्ड न्यूज़। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि एतमाद के हवाले से अगर आप समझते हैं यू नीड अ फ्यू टिप्स, बिकॉज वंस अगेन ये मैं बात बहुत दफ़ा रिपीट करती हूँ, लेकिन ये बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस वक्त जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इस वक्त स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, वो ऐसी जॉब्स में जाएंगे जो अभी तक इन्वेंट नहीं की गई हैं। दैट इज़ वाई आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है नई चीज़ों को सीखने की, अपने आइडियाज़ को दुनिया तक पहुँचाने की, वो जो एक कॉन्फिडेंस है
है कि मैं अगर किसी चीज़ को जो तरीके से हो रहा है उससे उसको डिसरप्ट करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स विद मी कमिंग टू कराची वेरी सून, और इसकी अनाउंसमेंट होगी 1 नवंबर को. सो मेक श्योर दैट यू फाइंड आउट अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया. और ऑफकोर्स यहाँ पे तो मैं आपको बताऊंगी बिकॉज यहाँ पे मेरी अपनी एक आपके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है. सो वी मस्ट शेयर विद दैट विद यू. अब लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. वील बी राइट बैक. वी हैव अ फैंटास्टिक शो लाइंड अप. बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास खबरें भी हैं और आज का टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है, विच इज़ अबाउट अ हेल्दी वर्क प्लेस पॉलिसी. यानी अक्सर हम कहते हैं कि जी मैं अपने ख्वाबों को सच करना चाहता हूँ, लेकिन जिस इदारे या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं क्या उसके इरादे आपके इरादों के साथ अलाइन भी हैं या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विल आंसर दैट. लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड वी मस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच. जो हम कहते हैं वो हमें खुद भी करना चाहिए. सुबह सुबह रोज़ जी मैं आप देख रहे होते थे एक साल से कि मेरे साथ में सरहाने जूस पड़ा होता था. जूस अच्छी चीज़ है, आपके लिए तवानाई लेके आती है, न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, वाइटामिन्स उसमें होते हैं, लेकिन पानी का काम सिर्फ पानी करता है. एंड आई मस्ट टेल यू कि जब हम बात कर रहे होते हैं, आई वाज रिसेंटली एट अ कॉन्फ्रेंस और जहाँ उन्होंने बहुत सारे लाइफ वेलबीइंग के अपने आप को बेहतर बनाने के टिप्स दिए. उसमें कहा कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपका गला और आपका जहन दोनों चीज़ें सिमल्टेनियसली चल रहे हैं एंड यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ वाटर इन योर बॉडी. तो आप डिहाइड्रेट ना हो, पानी पीना बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, अब नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ आज इन फोकस. जी जनाब, पाकिस्तान में सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है और ये हम कराची वाले भी कह सकते हैं क्योंकि सुबह सुबह आपको हल्की हल्की हवा में खुनकी महसूस हो रही है. रात भी थोड़ी सर्द होने लगी है और मेरे ख्याल में एयर कंडीशनर्स कई घरों में बंद हो गए हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज. लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह की बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है वहाँ पर भी दिलों की सख्ती और सर्दी का एक एहसास हो रहा है कि इतने हमारे सर्द जज्बात हो चुके हैं. आपको दूसरी तरफ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने इस बात पे भी भरपूर अपने प्रोटेस्ट, अपने एहतजाज का मुजाहरा किया है कि बीजेपी के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी रैलीज़ हो रही हैं, इलेक्शंस करीब हैं इंडिया में, जो कम्यूनल इलेक्शंस होने वाले हैं और उसमें बार बार पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर दहशतगर्द करार दिया जा रहा है. करतारपुर कॉरिडोर खोलने का जो सारा का सारा क्रेडिट है वो मोदी सरकार खुद लेना चाहती है. इसके अलावा आपने हाल ही में ये भी देखा कि बॉलीवुड के कई जगमगाते सितारों की मुलाकात हुई मोदी साहब से और उन्होंने ये कहा कि किस तरह इमेज बिल्डिंग के लिए, बल्कि वीज़ा भी कहना चाहिए, इस प्रोपेगेंडा में बॉलीवुड के स्टार्स अपना एक हिस्सा डाल सकते हैं. आई थिंक बकौल पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी अजीब सी सूरत हाल ये है क्योंकि हमने कल्चरल अफिनिटी के नाम पे अपने दरवाजे खोले हुए थे. पाकिस्तान में चाहे सिनेमा घरों की बात की जाए, हमारे घरों की बात की जाए, इंडियन कंटेंट हम देखते थे और बज़ाहिर भी हम समझते हैं कि वो हमारे जैसे लोग हैं, हमसे मुख्तलिफ नहीं हैं. हमारे दिलों में एक नरम गोशा है. एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान में वो बसी हुई है जो जिनके आबा व अजदाद का ताल्लुक उस सरजमीन से है जो अब भारत के नाम से जानी जाती है. लेकिन इससे हुआ ये कि ओवर टाइम हम ऐसे लगने लगा है कि हमारी अपनी जो शनाख्त है बहैसियत एक कौम के, कहीं ना कहीं हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. कहीं ना कहीं हम लेवल्ड होने के नाते, बैलेंस्ड होने के नाते हम कौमी मफाद को बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स में, मैं आम पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, हम कहीं ना कहीं उसको फॉरगो करके एक ह्यूमनिस्टिक, एक ग्लोबल सिटीजन्स अप्रोच लेने लगते हैं. लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें ग्रे एरियाज़ नहीं हैं, उसमें सही और गलत को वाकई हमें देखना पड़ेगा. जिस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पे बिला इश्तियाल सिविलियंस पे फायरिंग की है भारत ने, वो काबिल मज़म्मत है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को ये एहसास होना चाहिए कि दिस इज़ परहैप्स द वर्स्ट काइंड ऑफ बुलिंग वी आर सीइंग इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम. खैर जी, इस पर मज़ीद हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब लिए चलते हैं आपको हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हम हमेशा आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानियों से कराते हैं जो पुरअज़्म हैं. अभी हमने आपको हम है पाकिस्तान साइंस मेले का भी वो सारी डिटेल्स शेयर आपसे की. आपको बताते हैं हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा नवाज़ फ्रॉम लाहौर और इनकी वजह शोहरत ये है कि शी इज़ ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स एंड शी इज़ एक्चुअली अ वेरी अकम्प्लिश ऑटोमोबाइल मैकेनिक. इसमें इनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में. मिलिए पाकिस्तान की पहली कार मैकेनिक उस्मा नवाज से. कठिन मैदानों में भी लड़कियां खुद को मनवा सकती हैं, अपनी मस्बत सोच से गुर्बत को भी हरा सकती हैं. ये साबित कर दिया पंजाब से ताल्लुक रखने वाली उस्मा ने.
घरेलू हालात और मुश्किलात के बावजूद उस्मा ने खुद को इस काम में मनवाया। उस्मा के वालिद एक किसान हैं। उस्मा ना सिर्फ तालीम बल्कि प्रोफेशन के अलावा घरेलू उमूर भी सर अंजाम देती है। इंसान अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता। 24 साल मैकेनिक उस्मा ने दुनिया को बता दिया। जी, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा। अस्सलाम वालेकुम उस्मा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू। उस्मा, अभी मैं आपका पैकेज देख रही थी, माशाल्लाह यू आर सो अकम्प्लिश। सिर्फ 24 साल की उम्र में आपने, जिसको हमारे यहाँ आम तासुर ये है कि बड़ा कठिन काम है। ख़वातीन अक्सर ये कहती हैं कि हम माहिर ड्राइवर्स तो हैं, लेकिन गाड़ी की बाकी तेल पानी चेक करना, अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए उसको चेंज करना, ये काम हमें नहीं आते और बड़े मुश्किल लगते हैं। तो आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे डेवलप हुआ? जी, एक्चुअली मुझे जो है टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने मैकेनिकल में जो भी पढ़ा है थ्योरेटिकल, तो मैंने उसको कोशिश की है कि मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करूं। सही। क्योंकि आप जो है प्रैक्टिकली उस वक्त समझते हैं जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं। सही। और प्रैक्टिकल आपको बहुत कुछ समझाता है। सही। तो इसलिए मैंने जो है इंजन्स और गेट्स पे सब्जेक्ट पढ़े थे, तो उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मैंने जो है ये काम किया है। अच्छा, इसमें आपको लोगों के नेगेटिव रवैयों का तो नहीं सामना करना पड़ा? यानी जब आपने पहली दफ़ा इंटरेस्ट लिया, कोई गाड़ी का बोनट खोल के उसके इंजन को आप समझ रही थी, उसको प्रैक्टिकली उस पर एक तजुर्बा करने की कोशिश कर रही थी, तो लोगों ने नहीं कहा आपको कि ये ख़वातीन का काम नहीं होता, जो कि हमारे आम तासुर समझा जाता है? जी, ऐसे ही है कि स्टार्ट में जैसे ही मैंने स्टार्ट लिया था टोयोटा मोटर्स मुल्तान में, तो वहाँ पे जो कस्टमर आते थे गाड़ी सेट करवाने, तो वो मतलब एक अजीब ही नज़र से देखते थे कि एक लड़की हो के इस तरह से काम कर रही है। तो स्टार्ट में तो उन्हें अजीब सा लगता था, लेकिन आप भी ये चीज़ समझते हैं कि जब आप किसी को करके दिखाते हो कोई भी काम फिजिकली, तो वो फिर आपको मानते हैं। अच्छा, तो आप जब टोयोटा मुल्तान में ये काम कर रहे थे, आप वाहिद खातून थी वहाँ पे? थी जो ये काम कर रही थी। That's why I am the first female mechanic. अच्छा, तो इसमें कभी ऐसा हुआ कि किसी की गाड़ी में या किसी को आप हेल्प कर रही हो तो उन्होंने कहा नहीं ये तो खातून है, ये तो लड़की, इनको क्या पता, कोई और किसी और को भेजें? कभी ऐसा आपने रवैया लोगों का सहा? नहीं, ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो लोग समझते भी हैं, क्योंकि मैं बेसिकली एक कंपनी में मैंने काम किया है ना जी। तो कंपनी के रूल्स होते हैं जो उनके लिहाज से वो काम कर रहे हैं, तो हमारा टीम वर्क ही होता था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि आप हमारी गाड़ी को हाथ ना लगाएं। अब भी जैसे मैं काम कर रही हूँ कार फर्स्ट में एज एन इंस्पेक्शन स्पेशलिस्ट, तो मेरा वहाँ पे भी यही काम होता है, गाड़ी को देखना हर लिहाज से। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि आप हमारी गाड़ी को हाथ ना लगाएं। अच्छा, आपको क्यों लगता है? आपको देख के लोगों को पता चल जाता है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अक्सर जो गाड़ी की मेंटेनेंस का काम होता है, अब हमने देखा है कि पाकिस्तान में तो खैर पिछले कई दहाइयों से हम देख सकते हैं कि ख़वातीन ड्राइविंग भी करती हैं, स्ट्रीट्स पे भी नज़र आती हैं। अब तो एक नया आप ट्रेंड देख सकते हैं कि बाइकर्स जो पहले थोड़ी झिझकती थी, अब ख़वातीन बाइक भी राइड कर रही हैं। लेकिन गाड़ी की मेंटेनेंस, उसका इंजन समझना, उसके गेयर्स को समझना, या जिस तरह मैं पहले कह रही थी अगर टायर भी पंक्चर हो जाए तो उसको खुद चेंज करना, इसमें ख़वातीन अभी आपके ख्याल में झिझकती क्यों हैं? जी, मेरे ख्याल में झिझकती इसलिए है, एक तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है सही कि फीमेल्स को वर्कशॉप में अलाउ नहीं होता, और आप वर्कशॉप में जाके ही प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो उन चीज़ों को नहीं समझती। अगर आप एक कार ड्राइवर की बात कर रही हैं तो उसका जो है काम सिर्फ ड्राइव करना है। हाँ। उसको बेसिक ही नहीं पता तो वो आगे कैसे समझेंगी। एक इंजन है वो कैसे काम कर रहा है, उसमें पिस्टन्स क्या काम कर रहे हैं, रिंग्स क्या काम कर रही हैं, क्रैंक, कीम, और उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो उनको पता ही नहीं है। जब वो उनको पता नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते। ये हर एक की बस की बात नहीं होती। हाँ, जो इंजीनियर्स होते हैं, जैसे मैं बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैंने इस पे सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैंने लैब्स की हुई हैं, तो मुझे पता था कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो जब मैं स्टार्ट में गई तो मुझे बेसिक्स आइडियाज़ पता थे, मैंने वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल अप्लाई किया है। और ये कम्प्लेक्स फील्ड है मेंटेनेंस की,
तो ये आसान नहीं होता करना ना। अच्छा मुझे बताएं, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो झिझकती हैं, ये बहुत भारी। उस्मा एक और बात मुझे ये बताएं कि जो हमारी अभी व्यूअर्स, ख़वातीन व्यूअर्स स्पेशली हमें देख रही हैं, मुझे ये बताएं कि एक डिस्ट्रस्ट यानी एतमाद की कमी भी हमें नज़र आती है। जिस तरह हम डॉक्टर्स को कहते हैं ना कि जी लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, इसी तरह ख़वातीन अक्सर जब कार मैकेनिक्स के पास जाती हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी की मेंटेनेंस का काम कराने जाती हैं, तो अक्सर उनका ये शिकवा होता है कि जी हमें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया और बिल लंबा चौड़ा बना दिया और जो जिसकी इसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी करवा दिया। तो आप उनको क्या कोई टिप्स देना चाहेंगी किस तरह वो ज़्यादा मोहतात हो सकती हैं, स्मार्ट हो सकती हैं? मैं टिप्स देना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी फीमेल जो ऐसी वर्कशॉप में जाती है जो लोकल वर्कशॉप्स होती हैं, तो यानी कि एक बंदा रन कर रहा है और उसके साथ दो जो है टीम मेंबर है, सही, तो वहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि वो अगर एक काम उन्होंने डायग्नोज सही नहीं करना कि फॉल्ट किस चीज में है, सही, तो वो जब गलत करते हैं तो वो चीजों को खोलते हैं, सही, फिर काफी टाइम भी लगता है, वो मजदूरी भी लेते हैं उस चीज की, और इसके अलावा जो वो खोल रहे हैं और दूसरी चीज लगा रहे हैं, अगर वो फिट नहीं आई और वो काम ठीक से नहीं करी तो वो ज़ाहिर सी बात है आपसे पैसे लेंगे। दूसरा जो लोकल वर्कशॉप होती है उन्हें रेंट वगैरह पे करने होते हैं, हर चीज़ तो वो उस चीज़ के लेते हैं। अगर आप एक कंपनी की वर्कशॉप में जाते हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन जो है मैकेनिक होते हैं, और उनके अलावा जो है उनके पास आईटी होती है जिसको वो लगाते हैं, स्कैनर्स जिनको बोलते हैं हम लोग, तो वो फॉल्ट ढूंढते हैं, या फिर अगर वो स्कैनर का यूज़ नहीं करते तो उनके पास एक्सपर्ट सीनियर होते हैं जो रोड टेस्ट करते हैं। जैसे मैं जाती हूँ, हम लोग मैं सीनियर्स अपने सर नासिर के साथ जाती हूँ, तो हम रोड टेस्ट करते हैं कि फॉल्ट क्या है, फिर उस चीज़ को आके फिजिकली देखते हैं, फिर जो है उसका एक जो है यानी कि पेपर बनता है कि हमने इस पे क्या क्या काम करना है, तो अच्छा, एग्जैक्ट होता है वो, उसमें कोई नहीं होता। सही। मुझे एक और बात बताइए कि अब जिस तरह हम देख रहे थे कि नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी हुई भी है, कई दफ़ा कोई रिमोट एरिया से अगर कोई आ रहा हो, हाईवे पे हो, गाड़ी अचानक ख़राब हो जाए, पूरी दुनिया में हम ऐसी सर्विसेज देखते हैं कि आप फौरी कॉल करके मैकेनिक को उस स्पॉट पे बुला सकते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी रिलायबल सर्विसेज की ज़रूरत है, और क्या आप फ्यूचर में ऐसी किसी सर्विस को इनिशिएट करना चाहेंगी, खुद ऐसा कोई इदारा बनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बर्फबारी हो रही होती है तो ज़ाहिर सी बात है तो गाड़ी जो है बंद होने के चांसेस होते हैं। अगर फ्यूल वगैरह मुजमिद हो जाता है, यानी कि फ्यूल नहीं आ रहा होता आगे गाड़ी में, या करंट का मसला हो जाता है, या कोई भी वैसे नेचुरली कोई प्रॉब्लम अगर हो सकता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मसला जो है वो सामना करना पड़ता है, स्पेशली हमारी जो फीमेल्स हैं। हाँ। तो मेरा प्लान है कि अगर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अप्लाई दिया जाए जहाँ पे मैं उन्हें लेक्चर्स दे सकूँ कि आपने किस चीज़ को कैसे चेक करना है, कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे आपकी गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे मेजर तो मसले आते नहीं है कि इंजन सीज हो जाए या इस तरह से कोई, या गेयर्स का ज़्यादा हो जाए, बस ये करंट, ये फ्यूल का ही ज़्यादा मसला आता है। तो फिर मेरा भी यही प्लान है कि मैं कुछ लेक्चर्स अरेंज करूँ ताकि फीमेल की और तकरीबन सबकी ही हेल्प हो सके ना। थैंक यू सो मच उस्मा, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह ताला आप अपने इरादों में और ये जो आपकी ड्राइव है, जो आपका एम्बिशन है, इसमें आप और आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सभी फीमेल ऑटोमोबाइल मैकेनिक ऑफ पाकिस्तान, इनसे आपकी हमने मुलाकात करवाई। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। किसी को कन्विंस करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, कई रीज़न्स देने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि अगला बंदा कितना अपने ख्यालात में सख्त है और आपकी बात में सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, कोई लचक ना हो उनके रवैयों में। लेकिन हमें देखना है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ख़ास तौर पे घरों में अगर ये बात की जाए कि जब पूछा जाता है अम्मी से, आपके यहाँ तो पता नहीं लेकिन मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब काम से वापसी पे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और अम्मी को कॉल करे और अम्मी से पूछें अम्मी आज खाने में क्या पकाया है, तो मैं कहती बेटा किसी रेस्टोरेंट या होटल में नहीं आ रहे हो, जो पका होगा वो खाने को मिलेगा। तो ये सवाल ही अक्सर आपको गुस्से में ले आता है, लेकिन इसका हल सबने निकाल लिया है। फूड पांडा जिंदाबाद। और इसमें 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त ये एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ही घर वालों के लिए, ताकि वो खुशी खुशी साथ रह सकें और खाने की मेज़ पे जब वो जमा हों तो वो एक्चुअली खुश हों, रादर देन कि वो बड़े बुरे तरीके से और जो खाना पसंद नहीं है उसको खाते चले जा रहे हैं। खाना तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से होता है और सारे ही खाने अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रिस्क है आपके लिए, लेकिन अहम बात यह है कि कभी कभार जायका बदलने के लिए किसी ख़ास चीज़ का दिल चाह रहा होता है। सो 3
रीजंस व्हाई आई थिंक फूड पैंडा इज़ अ ग्रेट आइडिया। सबसे पहली चीज़ ये मुझे लगता है कि जी पैसों की बचत। आजकल हर इंसान को अपने वॉलेट की तरफ देखना पड़ता है, कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। अप टू 70% आपको डिस्काउंट मिल सकता है, यानी जो नॉर्मल डील है किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाने की 70% तक उसमें कमी हो सकती है। सेकेंडली ये कि हज़ारों डील्स, सैकड़ों डील्स मौजूद हैं, तो ये नहीं है कि आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, सिर्फ 2 या 3 चॉइसेस नहीं हैं। आप एक्चुअली दिल खोल के इसके अंदर टाइम सर्व कर सकते हैं, 1-2 मिनट लगा लें, 5-6 मिनट लगा लें, एंड देन यू ऑर्डर। और जब आप ऑर्डर कर देते हैं देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि झटपट वो खाना आ भी जाता है, यानी जो डिलीवरी सर्विस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। सो द 3 पॉइंट्स आई वांट टू हाईलाइट जो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त रीजंस हैं व्हाई यू शुड इंडल्ज इन फूड पैंडा। नंबर 1 ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस मौजूद है। नंबर 2 ये कि अप टू 70% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और आखिरी बात ये कि झटपट से ये खाना आपके पास डिलीवर हो जाता है, तो बहुत सारी हैसल से आप बच जाते हैं। स्टूडेंट हैं, अगर प्रोफेशनल्स हैं, या फिर स्टे एट होम वाइज भी अपने आप को पैम्पर करना चाहती हैं, आज खाने बनाने का दिल नहीं चाह रहा, तो एक आध दफ़ा हफ्ते में ऐसे इंडल्ज करना बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू दैट फॉर पीपल हु स्टे एट होम। अक्सर जो लोग घर से बाहर निकलते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन होते हैं कि हमें ये ख्याल ही नहीं होता कि अगला हो सकता है आज उसकी तबीयत सही ना हो, आज उसका मूड सही ना हो। सो यू शुड ऑल्सो लर्न टू पैम्पर अदर पीपल। या चलें घर में अगर खाना खा भी लिया है तो कुछ मीठा या कोई और स्नैक मंगा लिया जाए। चाय को ज़रा सेलिब्रेट करें, आजकल वैसे भी मौसम अच्छा हो गया है, तो चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता या स्नैक ज़रूर होने चाहिए। बढ़ते हैं जी आगे, प्रोग्राम में चाय नाश्ते की बात हो रही है। हुकूमत वक्त ने कहा था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना धरना लेके इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो खाना हम पहुँचा देंगे, कंटेनर भी हमारा ले लें, उसमें आवाज़ भी बड़ी अच्छी आती है। लेकिन कल मुझे सबसे मज़ेदार बयान जो ना शिबली नोमान साहब का लगा। उन्होंने कहा कि जी ये धरना अब होने वाला है 31 अक्टूबर को, जो कि हैलोवीन का दिन है, तो हो सकता है ये किसी भूतों की और भूत प्रेत की जो यादें हैं वो ताज़ा करने के लिए बाहर निकल रहे हो। खैर जी, ये तो मजाक की बात है, अजराहन मजाक, जिसमें कभी ना कभी हम देखते हैं कि सूरत हाल कभी बनती भी है कभी बिगड़ती भी है। लेकिन जो राब्ता कमेटी थी जिसने साथ बैठना था, जिसमें मनसूखी का जिक्र किया जा रहा था इस धरने की, वो इल्तवा में पड़ गई है। अब सर जोड़ के बैठे हैं रहबर कमेटी वाले, आज रात को उनका इजलास होगा एंड दे विल फिगर आउट कि हुकूमत से इन्होंने राब्ता कायम करना है, बातचीत करनी भी है या नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम अक्सर कहते हैं कि अपोजिशन का हक है जी प्रोटेस्ट करना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन जमहूरी इक़्तिदार में ये लिखा हुआ है कि हाँ जी ये आपका हक है कि अगर आपको किसी चीज़ पे एहतजाज करना है तो आप एक पुरअमन तरीके से सड़कों पे निकल सकते हैं, वहीं एक और शिक भी मौजूद है कि मज़ाकरात की मेज़ पर भी तो आएँ। जिन चीज़ों का हल बातचीत से निकल सकता है उसके लिए दूसरों की ज़िंदगी अजीरन बनाना, सड़कों को ब्लॉक करना। अभी आज ही हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि बिला इश्तियाल फायरिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है, तो मेरे ख्याल में देखने वाले बड़े समझदार हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि कौन इस तरह की सूरत हाल पैदा करके, जब आपको बैरूनी दुश्मन का इस वक्त सामना है और वो रुकनी नहीं ले रहा है, इंटरनेशनली आपको हर जगह रुसवा कर रहा है, आपका इमेज ख़राब करने की बात कर रहा है, तो फिर अंदरूनी इंतशार पैदा करने वाले या इस तरह धरने के लिए निकलने वाले किसको इस वक्त दरअसल चाहे हो सकता है दानिस्ता तौर पर ना ही सही, लेकिन गैर दानिस्ता तौर पर उनको उनका ये अमल किसके फ़ायदे में चला जाएगा, ये बात शऊर वाले समझते हैं। और मेरे ख्याल में जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है, उनको भी इस तरफ अपनी नज़रसानी करनी चाहिए। जो 2 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की अगर बात की जाए, वो बड़े नपे तुले इक़दामात कर रही हैं। एक तरह से उन्होंने सपोर्ट दी भी है, लेकिन बाहर निकलने की भी वो बात नहीं कर रहे। हमने इसी हवाले से बात की जी आलिया साहिबा से, आलिया मलिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनसे जानते हैं कि हुकूमत वक्त इस वक्त किस तरह इस प्रॉब्लम को या इस एक जो हिजान की कैफियत है उससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम आलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। मुझे बताइए कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मार्च है, क्या आप समझती हैं इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको हुकूमत वक्त बेहतर कैसे हैंडल करे, उनको मुज़ाकरात की मेज़ तक कैसे लेके आए, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब ने जैसे अपने भाई के साथ किया था वही वो मौलाना साहब के साथ करने लगे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप इस्लामाबाद चले और मैं जलसे में शिरकत कर लूंगा। बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी है, बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि जी हम आपके साथ शिरकत करेंगे, लेकिन वो शिरकत किस टाइप की होगी, क्या होगा, और प्लस ना मौलाना साहब अपना कोई प्लान उनके साथ शेयर करना चाह रहे, ना ये पार्टीज जो हैं पूरी तरह से वेल अवेयर हैं कि जी क्या एजेंडा है। मतलब मुझे तो ये
ऑपोजिशन इस वक्त बिल्कुल टूटी फूटी सी ऑपोजिशन लग रही है। ये तो जो सेनेट पे जब ये सबसे ज्यादा वो इनके सारे के सारे मेंबरान भी इकट्ठे हुए थे और सारे मिलजुल कर बैठे हुए भी थे, मुझे तो ये उससे भी बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है। तो इस वक्त हुकूमत इससे तो जैसे सब लोग बता रहे हैं, जितने लोग भी खान साहब के साथ मिल रहे हैं, खान साहब बेसिकली उनका पॉइंट यही है कि कम से कम इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, क्योंकि हुकूमत के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा महाज है। और वैसे भी जिस तरह से फजलुर रहमान साहब ने एक प्रॉपर प्लान करके कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और जिस तरह कश्मीर कॉज पीछे कर दिया और उनका ये धरना हमारे सामने आ गया, तो हमारी कमिटमेंट फिर भी अपने कश्मीरी अवाम के साथ है और हम ये चाह रहे हैं कि हम वहां पर अपना सारा का सारा उनके साथ खड़े हों और उसके कॉज को कोई नुकसान ना पहुंचे। आलिया, आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का नहीं है, उनके साथ जो उनके हामी खड़े होने थे वो भी लगता है कि वो कुछ तितर बितर हो गए हैं या पूरी तरह से उनके सामने कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके जो दीगर साथी हैं उन्होंने कुछ, मुझे लगता है, मिसफायर भी कर दी हैं। उन्होंने इस तरह की बातें भी की, जब उनसे पूछा गया कि ये मार्च या ये धरना किनके खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि जी वो लोग जिन्होंने आसिया बीबी को रिहा किया। तो आई मीन उनको रिहा करने वाली तो पाकिस्तान की अदलिया थी, तो ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर दूसरी बात यह कि हक और इंसाफ की अगर बात करें तो एक प्रिंसिपल मैटर या एक प्रिंसिपल स्टांस इस मुद्दे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना होगा। मेरे ख्याल में ये भी रुकावट बनाता है बिलावल भुट्टो साहब को फुली तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ सामने आने के लिए। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो PMLN के साथ इख्तलाफात रहे वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो आई मीन इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। बट कमिंग बैक टू वन मैटर कि कुछ लोग इस बात से मेरे ख्याल में एक आपस में इनको जोड़ने की, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आलिया, कि जब पिछली हुकूमत ने 1 साल कंप्लीट किया था तो जो बयानिया PTI का उस वक्त था कि जी आप मुतमईन नहीं थे PMLN की परफॉर्मेंस से, महंगाई का कह रहे थे, आवाम के लार्जर इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, बिल्कुल वही बातें इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी अपील, वो जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो आपकी पार्टी के जो हामी हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ हों, लेकिन ऐसा लगता है कि दिस इज़ डेजा वू, दिस इज़ ऑन अ रिपीट। क्या कहेंगी आप? देखिए, ये जो हमारा मुतालबा था, हमारा मुतालबा तो बहुत क्लियर था। हम तो 4 हल्के खोलने का कहते थे और 4 हल्के खोलने के लिए 1 साल तक हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पहले तो गए, इलेक्शन कमीशन गए, हम हर दरवाजा खटखटाया, हमने जिस तरह से कहा, हमने एक एक चीज की। और ये मौलाना साहब, इन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी में भी कभी नहीं गए। मुझे ये बता दें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इन्होंने धांधली के कितने प्रूफ्स जमा कराए, या ये किस बेसिस के ऊपर वजीर आजम का इस्तीफा मांगते हैं? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर ये वजीर आजम का इस्तीफा डिमांड करें। हमारी हर चीज सही। अगर ये इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये जिसके साथ खड़े हैं, मतलब अगर इनके एलाइज की मैं बात करूं तो आप ये देख लें कि इस वक्त सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस सबके सामने है कि किस तरह से वहां पर कुत्ते की भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, एड्स ज़्यादा हो चुका है, लाड़काना, गटर खुले हुए हैं वहां पर। उनकी इकोनॉमी की सिचुएशन तो सबसे पहले इकोनॉमी पे तो इन्हें पीपल्स पार्टी से अलग होना चाहिए था। अगर ये धांधली की बात करते हैं तो ये पहले पार्लियामेंट्री कमेटी में जाते, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाते, एक पूरा रास्ता अपनाते। अगर ये और किसी चीज की नामूसे रिसालत की बात करते हैं, वो खान साहब सबसे ज्यादा जिसने इस्लाम का मुकदमा लड़ा है, मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है, वो तो इनसे ज्यादा खान साहब हैं। फिर अगर ये कश्मीर कॉज की बात करते हैं तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने वाले ये हैं। आलिया, आपकी बात में बहुत वजन है। जितने आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स रखे, मेरे ख्याल में के पास और उनकी टीम के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई रूट नहीं लिया गया। ऐसा लग रहा है एहतजाज बराए एहतजाज हो रहा है। इस्तीफा मांगने की वजह क्या है? ये तो वही बात है, मैं ना मानूं, मुझे आप पसंद नहीं है तो आप बस इस्तीफा दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ब्रेक पे चलते हैं जी, वापस आएंगे। विल कंटिन्यू विद द शो, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। के बाद अगर आपने एक खुश जिंदगी गुजारनी है, एक अबंडेंट जिंदगी गुजारनी है, यू हैव टू फाइंड अ पर्पस इन विच यू आर गिविंग बैक टू सोसाइटी। लेकिन ये चीज़ माशाल्लाह से हमारी HR में मिसिंग है। हम ये सोचते नहीं, हम कहते हैं पैसे दिए, तुम्हारा काम है काम करना। फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें भी की जाती हैं, नौकरी की तो नखरा की, यानी अगर किसी ने कह दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, तो इसको नखरा तस्वुर किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे जी। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जो इसको हर एंगल से मेरे साथ ज़रा इसकी चीफ
चीर फाड़ करेगा, इसका पोस्टमार्टम करेगा। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली माय वेरी गुड फ्रेंड, और अभी इनसे हम कैचअप भी कर रहे थे कुछ और मामलों के बारे में। हमारे साथ हैं जी उज़्मा अल करीम। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल आप नखरे करती हैं काम में? बिल्कुल करती हैं। और दूसरों को भी करना काम में नहीं करती नखरे, हाँ। जब काम मिल जाता था, लेकिन वैसे नखरे नहीं, जिसको हमारे यहाँ तस्वुर किया जाता है नहीं यार, आई थिंक वो इतने टाइम के बाद आप नहीं कर पाते, और वैसे भी आपका नेचर होता है, अगर आप वैसे भी नखरे कर रहे होते हैं तो आप हर चीज में कर रहे होते हैं, और नहीं करते तो फिर आप नहीं करते। फिर आप अच्छे होते हैं। हमें वो एक लेसन जो शुरू से मिला है ना कि यस्टरडे वाज द डेडलाइन, तो उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। हर वक्त तैयार हमारी आर्मी। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनम अली, माहिर नफ्सियात हैं, और ऑफ कोर्स उनसे भी जानेंगे कि प्रैक्टिसेस क्या क्या चल रही हैं आजकल। थैंक यू अनम फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी आल्सो हैव विद अस सलीम काज़मी, हु इज अ लाइफ कोच एंड अ ट्रेनर। थैंक यू सलीम। आपका प्रोफाइल माशाल्लाह, यू वर्क विद सम रियली गुड कंपनीज अराउंड है, आपने उनके साथ HR में एंड लोगों की पर्सनल कोचिंग पे काम किया। कॉमन सवाल क्या आता है आपके पास, लगभग अगर कोई 30-35 साल की उम्र का शख्स है, एक तो होती है प्रोफेशनल कोचिंग, ये है पर्सनल कोचिंग, व्हाट आर द कॉमन क्वेरीज, यानी कॉमन कंप्लेंट्स आप उनसे क्या सुनते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन है वो किसी और रास्ते पे जा रहा होता है, और जो पर्सनल विजन है वो किसी और रास्ते पे जा रहा होता है। सो यूजुअली पीपल हैव दिस कंफ्यूजन के एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के वो किस तरह अपनी पर्सनल विजन को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रियली केयरिंग अबाउट दैट। वो उसके बारे में कोई कंसर्न नहीं रखते कि मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, या फिर मैंने जो अपने गोल्स रखे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इवन लर्निंग वाइज, यानी अगर मैंने ग्रो करना है तो आप अक्सर देखें कि बहुत सारे इदारों को लोग इसलिए छोड़ते हैं कि उनको लगता है कोई ग्रोथ नहीं है, ना प्रमोशन आ रहा है, मैं काम वही बहुत अरसे से एक जैसा कर रहा हूँ। अनम, इसमें एक एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, उसको क्या कहेंगे? जो इन्होंने अभी बात की बड़ी ज़बरदस्त है कि दो धारों में बह रहे हैं, एक मेरा पर्सनल गोल है, एक इदारे का गोल है, और ऐसा लगता है ये गंगा जमुना मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली। तो उस वक्त कहा जाता है तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वो करो जो कहा जा रहा है। अच्छा सिद्रा, मैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ की जगह एक वर्ड यूज़ करूं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं भी किसी भी इदारे में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो कैसे आएगी? जब आप खुद अपनी ज़ात में प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, डे टू डे बेसिस में, बिकॉज जब हम बड़े इदारे में काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हमें वैसे ही एक्सेप्ट करे या वैसे ही समझे जैसा हम समझना चाह रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम HR की बात करते हैं, मैं भी बहुत सारे इदारों से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि कभी कभी हम सही होते हैं, लेकिन हम हमेशा ये समझ रहे होते हैं कि जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी समझे, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग शायद ये चाह रहे होते हैं कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा एम्प्लॉय भी वैसे करे। समहाउ हम उसको मीट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूल्स में, इवन हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं तो आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए कि आपने किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और सिद्रा, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लोग दो तरफ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात लोग गलत बात को भी वक्ती तौर पे पी जाते हैं, ये सोच के कि कोई बात नहीं, थोड़े पैसे ही तो मिल रहे हैं, क्या हो गया। अब अंदर से कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, उन्हें ये फीलिंग होती है कि मैंने ये गलत कर लिया। लेकिन अनम, अगर ये बात मैं उज़्मा की तरफ लेके आऊँ, उज़्मा एक तरफ हम कहते हैं मेरे ख्याल में ख़ास लोगों की बात तो कर रही हैं अनम, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, लेकिन आजकल जो हालात हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इतने लोगों की जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, आज तो ऐसा लग रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, मेरी जो रीढ़ की हड्डी वो जली की बनी हुई है, मुझे यूँ मोड़ लें, मैं यूँ मुड़ जाऊँगी, एज लॉन्ग एज कि मेरी नौकरी बची हुई है। तो ये जो नौकरी बचाओ सर्वाइवल मोड में हम चल रहे हैं, इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल है, लेकिन बस एक चीज़ हो गई है कि अब हम काम नहीं करते, हम नौकरी करते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये फ़र्क देखो, जिसने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की वो तभी आती है जब मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मैं 2-4 स्टेप पीछे जाऊँगी, हमारे यहाँ कोई करियर गाइडेंस नहीं है। एक है कि मुझे क्या करना है और एक है मैं क्या कर सकती हूँ। ये दो बहुत अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना हो लेकिन मैं एक्ट्रेस बहुत अच्छी हूँ, तो कौन है जो मुझे बताएगा कि मेरे अंदर एक्टिंग स्किल्स हैं? तो वो एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू गो बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अभी हाल ही में एक कर्व सीखा है जिसमें आप कहते हैं कि आप एक नीची जगह से आपका जो इंटरेस्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जिस तरह कहा जाता है हर उरूज को ज़वाल है। जो आपका पीक पॉइंट है आपके इंटरेस्ट का, आपके पैशन का, आपकी उस ड्राइव का, उसने नीचे आना है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि
इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस या आपकी कंपनीज उस इंटरेस्ट लेवल को मेंटेन कैसे कर सकते हैं ताकि दे शुड कीप यू मोटिवेटेड? यानी आई एम श्योर आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में इतना अरसा हो गया है, उसमें जब शुरू में आए होंगे तो पैशन और ड्राइव बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब आपने फील किया कि वो पैशन, उस तरह का जुनून कम होने लगा है, तो फिर क्या किया? फिर उसी जगह पे रहते हुए जो मैं अपना एक्सपीरियंस है कि मुझे तो खैर इदारे ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हमारे यहाँ है कि अब मैं मैनेजमेंट में मूव हो गई हूँ, तो वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी आपको अपने आप को टाइम के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे जा रही है। अगर अपने आपको अपग्रेड नहीं करेंगे यू विल बी लेफ्ट आउट। सेकेंडली आपको मल्टीपल एवेन्यूज़ भी देखने पड़ते हैं। एक तो ये कि जाहिर सी बात है जो आप काम कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, आप चाहे नौकरी करें चाहे काम करें, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पैसे तो चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको मल्टीपल एवेन्यूज उन चीज़ों के लिए भी बनाने पड़ते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी हो और जहाँ से आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रीम भी आ रही हो। ये क्यों होता है सलीम, इफ़ यू हैव नोटिस्ड कि हमारे यहाँ जितने सो कॉल्ड कामयाब लोग हैं वो इतने हद से ज़्यादा बिजी हैं, यानी हम तसव्वुर करते थे कि जब हम अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस करेंगे, सीनियर पोजीशन में आ जाएंगे, तो वो जो साथ में कंपनी कभी कभार देती है कि जी आपको फलाने गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है या इस जिम की मेंबर, वहाँ पर जाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। वो सब चीज़ें लाइफ में तो ऐड हो ही नहीं रही हैं। अगर काम पे आप पहुँचते हैं 8 बजे तो निकलने का कोई वक्त ही नहीं है। जितना इंसान सीनियर होता जा रहा है उतना उलझता क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़ाती कामयाबी और प्रोफेशनल कामयाबी का जो दारोमदार है वो शायद इसी बात पे है कि बंदा बहुत ज़्यादा बिजी है। तो बिजी लोग अक्सर अपने आप को कामयाबी समझते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू दी बुक एंड साइंस वो इंसान जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब होना चाहता है, किसी प्रोफेशन में कामयाब होना चाहता है या फिर कोई गोल अचीव करना चाहता है, उसकी इब्तिदा उसकी सेल्फ मैनेजमेंट से होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपनी डेली रूटीन को कुछ इस तरह स्केड्यूल करना कि उसमें आपको अपने लिए भी टाइम मिले, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम मिले, आप वो काम भी कर सकें जो कि सिर्फ आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो बल्कि आपकी ज़ात से रिलेटेड हो, कोई हॉबी, ये चीज़ें, वो चीज़ें शायद हमारे रूटीन से निकल चुकी हैं। एक बड़ा कॉमन जुमला अनम हम लोग सुनते हैं, मुझे मत सिखाओ। ऑफिसेज में बोला जाता है कि जो जितना सीनियर होता है वो उतनी ज्यादा इस बात की तस्बीह करता है, मुझे ना सिखाओ, मैंने 10 साल झगनी मारी है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये जो हमारी इनएबिलिटी टू लर्न है, आपने अभी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ यही थोड़ी है कि जो सबऑर्डिनेट है वो बॉस की बात मानता रहे, बॉस में भी तो लचक होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात करी थी और अभी जैसे सलीम ने बात की, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगी कि हम ये तो सारी बातें कर रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए, करियर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट अबाउट दोस्त जो कि ऑलरेडी बहुत सालों से उस जगह बैठे हैं। और सिद्रा बहुत सारी, मुझे मेरा ख्याल है सब मुझसे एग्री करेंगे, जितना आराम से रिलैक्स होकर हम यहाँ बात कर रहे हैं यूजुअली ऐसा होता नहीं है। आप नहीं बात कर सकते, कभी कभी आप बिल्कुल सही बात कर रहे होते हैं बट सामने बॉस की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपको ये कह रही होती है कि तुम खामोश रहो, मुझे सब पता है। तुम कोई, बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम बड़ी एनर्जी से आते हैं कि बताते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, बट बॉस इज लाइक फिर जैसे बोर्ड रूम में जाते हैं आपको पीछे ना सितार सुनाई दे आपके बैकग्राउंड में जरूरत है ऑर्गेनाइजेशंस को भी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सीनियर हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, अगर हम माइंड साइंसेस पढ़ते हैं या व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ कोचेस एंड NLP, जितनी चीज़ें हम सीखते हैं, सिखाते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस। आप कितने सीनियर हो जाएं, आप एक कैपेसिटी ज़रूर रखें कि भाई मैंने अभी भी ट्रेनिंग सीखनी है, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस हैं वो भी इतने फ्लेक्सिबल हों। कल्चर वही लोग बनाते हैं। Exactly. आप देखें कि आप कई दफ़ा बॉसेस को अपने सबऑर्डिनेट्स को डांटता हुआ देखते हैं कि तुम्हारी फलानी डेडलाइन थी, लेकिन आप बॉस से मीटिंग के लिए हफ्ते हफ्ते इंतजार कर रहे हैं, आखिरी मिनट पे क्या, यानी आपको बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके वक्त की कोई कदर, कोई हैसियत नहीं है। एंड ऑन दी अदर हैंड बॉस के साथ उस 5 मिनट के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। बट उसमें एक चीज़ जो बड़ा कॉमनली कही जाती है कि वन शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ हायरिंग बेटर पीपल देन देमसेल्व्स, यानी इदारा उसी तरह ग्रो करता है कि आप अपने से बेहतर लोगों को हायर करें। When you look back, you've trained thousands of people. जब आप मैनेजमेंट साइड पे गई तो आपने सिलेक्शंस में भी you had a say. किसी न्यूज़ एंकर को देख के लगता है कि ये मुझसे भी बेहतर है,
and I am so happy that I hired her. Anybody want to name? नहीं, I don't want to name क्योंकि बाकी फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, एक आपका तो नाम है ना जो अच्छा, देखो ये बड़ी बुरी बात है, डांट पड़ती है सारों के सामने, तारीफ होनी होती नहीं यार, बाकी भी बुरा मान जाएंगे। मसला है डांटती नहीं, बहुत सारे एंकर, कोई एक एंकर जो आप समझती हैं कि यार I would certainly feel that they've done really well for themselves, और मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि I was in a mentoring position for them. नहीं, there are many, trust me, there are many, और हर एक अपनी अपनी जगह पे हर एक का स्किल सेट अलग होता है, और सबने बहुत जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। मैं तब तक हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आज मैं न्यूज एंकरिंग में आऊँ तो आई विल बी थ्रोन आउट, क्योंकि वो एक अलग टाइम था, आज एक अलग टाइम है, आज एक पेस अलग है, कई चीजें आप बोल भी नहीं सकेंगे जो आप खबरों में आती हैं, लफ्ज जैसे होते हैं। That was the reason I left. मेरा तो माशाल्लाह से अभी कितना, मेरी टीम बताएगी 25 लफ्ज तो हो चुके जो अभी तक हमने बैन कर दिए हैं। और मैं वो रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि बैन किए हैं। अब हमने एक जार रख लिया है कि जब भी वो लफ्ज बोला जाएगा या लिखा हुआ अगर डीएसके में आ गया तो 100 रुपए डालने पड़ेंगे। बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो मैं शायद वो स्टैंड ले सकती थी कि मैं वो रिस्क ले सकती थी कि भाई मुझे ये चीज अब और नहीं करनी, सो आई कैन बैक ऑफ। बट वही बात है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनकी जरूरत है, उनको गिव अप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त पूरे मीडिया का एनवायरनमेंट है। देखें, एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं वापस आऊंगी। ये वो बंदे वाली एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है उस्मा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि वी आर एंटरिंग इनटू मॉडर्न डे स्लेवरी, यानी 2019 भी 2 महीने में ख़त्म होने वाला है। 2020 में आपके इदारों में शऊर होना चाहिए, दे शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, दे शुड बी मोर कंपैशनेट कि अगले बंदे की नीड्स क्या हैं और आपको कैसे उसको मोटिवेटेड रखना है। लेकिन हम तो कहते हैं कि जी आ गए हो बंद जाओ। हम टाइमिंग को नोट कर रहे हो तो भाई पूरे दुनिया एजिलिटी की बात करी कि अब आपको टेक्नोलॉजी अलाउ करती, ठीक है जी मेरा काम मैं घर बैठ के नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे कामों में आपके पास ऑफ डे होने चाहिए। यूके में जाएं, लोग ऑफिस ही नहीं जाते हैं अब कि भाई कम्यूट में इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे बेहतर काम कर लें। हाउ फार आर वी फ्रॉम दैट रियलिटी? एक छोटा सा ब्रेक, विल कम बैक टू दैट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़े मज़े के अंदर हम गॉसिप्स भी कर रहे हैं, अपने दिल की बातें, और आप बीती भी शेयर हो रही है यहाँ पे। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि आपके साथ आपको लगता है वर्क प्लेस पे कहाँ ज़्यादती हुई है, कहाँ आपको लगता है कि आप हक पर थे या आप कोई काम करने पे इसलिए मजबूर हैं बिकॉज सिचुएशन ऐसी है। ये हम ज़रूर सुनना चाहते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि कई इदारे ऐसे हैं जहाँ 3-3, 4-4 महीने से, ख़ास तौर पर मीडिया की बात की जाए, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं एंड पीपल आर स्टिल गोइंग टू वर्क। अब इनमें से तमाम लोग तो वेल ऑफ नहीं हैं, उनके लिए वो तनख्वाह, वो अमाउंट, वो आमदनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किस तरह गुजारा कर रहे हैं उस्मा? व्हाई डू यू थिंक पीपल आर, ये कॉम्प्रोमाइज है, ये क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज भी है कुछ जगहों पे, कुछ क्योंकि आपको ये होप तो है ना कि चलो मिल जाएगी, ठीक है। कि मैं खाली मीडिया इंडस्ट्री की ही बात ना करूं, बाकी इदारों की भी बात करूं, उस वक्त जॉब मार्केट तो ओवरऑल पूरी दुनिया में नीचे डिक्लाइन पर है, ठीक है। तो लोगों को ये है कि चलो लगी हुई तो नौकरी है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। सेकेंडली कुछ HR पॉलिसीज भी ऐसी होती है कि यू फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, बिकॉज आप फिर क्या करेंगे, अपने आप को अपने इन भी रखना है, फाल है, तो आपका एक एनवायरनमेंट है, यू फील प्रोडक्टिव एंड आप अपने अंदर तो खत्म नहीं होती, ठीक है। फाइनेंशियली आप किल हो रहे हैं, तो कम से कम आप प्रोडक्टिविटी में और इंटेलेक्चुअलिज्म में तो आप किल नहीं हो रहे। और सेकेंडली जो अभी तुमने बात की थी सिद्रा के क्यों आप अपने से अच्छे लोग हायर नहीं करते, तो Alkim always says कि A class people will always hire A class people, but if you are a B class person you will always hire a C or D class person, ताकि आप कभी भी उसको, क्योंकि आप इनसिक्योर हैं कि वो आपको बाईपास ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम इस वक्त बहुत सारे इदारों में ये है कि हम वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे एजुकेशन में और इंटेलेक्ट में कि हमारे पास A और A1 क्लास पीपल डिसीजन मेकिंग पर आए, चाहे आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में देख लें, चाहे आप पर्सनल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देख लें कि ओके थियोरेटिकली आई वांट टू मेक सेंस कि जो इदारे सेट चला रहे हैं, जिनका अपना एक सरमायादार की अपनी इन्वेस्टमेंट है, व्हाई इज इट अनम कि वो A क्लास लोगों को हायर नहीं करता? क्या वहाँ पे कॉस्ट कंसर्न आती है, या आप देख रहे हैं अगर किसी शख्स को आपने पिछले 10 सालों से भी एक रिलेशनशिप बन गई है लेकिन वो उस जगह के साथ, उस पोजीशन के साथ इंसाफ नहीं कर रहा,
सेठ क्यों बर्दाश्त करता है उसको? अच्छा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ की मैं बात करूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक काउंसलिंग से है, तो मैं लूँगी कि इंसान की नफ्सियात ही होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कुछ लोगों का तो लकीली इतना अच्छा ब्रॉटअप हुआ होता है कि उनको तो ज़रूरत नहीं होती। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर उन्हें लगता है कि भाई कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे मेरा बहुत फ़ायदा ले रहा है तो मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारी अपनी अपब्रिंगिंग अच्छी ना हुई हो, हमारे अपने फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं रह गई हो, पेरेंटिंग में या कहीं और इनसिक्योरिटीज़ आ गई। अब लकीली या अनलकीली वही एक इनसिक्योर इंसान सेठ बन गया, या फर्ज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। कभी भी, ये अभी ब्रेक से पहले भी मैं बात कहना चाह रही थी, ये चीज़ होती है, अनकॉन्शियसली आप वो चीज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर शख्स की वीकनेस है और आपके इर्द गिर्द लोगों ने सेठ साहब की वीकनेस समझ ली कि इनको तारीफ बड़ी पसंद है। इट इज लाइक दैट, खामोश हो जाओ तो सेठ साहब ये ऐसे है कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल से काम कर रही हूँ और मेरे अपने अंदर भी वो इनसिक्योरिटीज हैं, ऑफ कोर्स देखने में पता नहीं चल रहा, जब मैं उस पोजीशन पे आऊंगी और जब मैं बॉस बनूंगी तो अनकॉन्शियसली मैं भी वही चीज़ करूंगी जो कि मेरे एक तो अपने अंदर थी और वो ब्लॉकेज हमने क्लियर नहीं किया, हमने अपने आप को ठीक भी नहीं किया और फिर मुझे माहौल भी ऐसे ही मिल गया। तो जब मैं बॉस बनूंगी तो ऑफ कोर्स मैं भी वही चीज़ करूंगी। तो ये बेसिकली लूप में चीज़ें चली जा रही हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाती है, मगर अभी भी मुझे ऐसा लगता है करियर काउंसलिंग में हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वर्कशॉप्स करें ताकि थोड़ा सा ज़रूरत हो लोगों को बताने की। इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है करियर पाकिस्तान में सब चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है, किस चीज़ पर मेंटल इलनेस जो है, अभी मैं और सलीम यही ब्रेक में अब जब बात कर रहे थे कि पहले इतना नहीं थी अवेयरनेस, लेकिन अब आप देखें हर जगह एनएलपी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लाइफ कोचेस एकदम से कहां से आ गई, माइंडफुलनेस कुछ सालों पहले तो लोगों को आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि जो लाइफ कोच होता है, सलीम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बल्कि आप इस पे रोशनी भी डालो, लाइफ कोच की या करियर कोच की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्योंकि अक्सर तो हम देखते हैं, देखिए हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि हमें कोई सुनने वाला चाहिए, मैं आके अगर अपनी भड़ास निकालता हूँ तो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ अ लाइफ कोच। लाइफ कोच को एक स्पोर्ट्स कोच की तरह आपकी घंटी भी लगानी चाहिए, आपको ये भी बताना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या। हमारे लाइफ कोच तो बड़े मीठे मीठे बड़े प्यार से बात करने वाले, क्या वजह है? यहाँ पे कैटेगराइजेशन आ जाती है लाइफ कोच की। सो देयर आर बिजनेस कोचेस, देन देयर आर कैरियर कोचेस, फिर कुछ प्योर लाइफ कोचेस हैं जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस पे काम करते हैं। तो जो बंदा आपको लाइफ स्किल देता है या आपकी लाइफ क्वालिटी पे, स्टैंडर्ड पे काम करता है, वो लाइफ कोच होता है। मसला ये है कि जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर चला पाकिस्तान में, काफ़ी ट्रेंड चला, एंड एवरी सेकंड पर्सन वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आजकल एवरी सेकंड पर्सन इज अ लाइफ कोच। देयर शुड बी प्रॉपर क्रेडेंशियल्स प्लस एक्सपीरियंस। अगर मैंने अपना कैरियर नहीं संभाला तो मैं आपको आपका कैरियर संभालने में कैसे हेल्प नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर कि हम जब इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी कभार आप सतही तौर पे एक शख्स को बड़ा नॉर्मल समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं उसको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई डीप रूटेड इश्यूज़ नहीं है, और आपने जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ रहा है उस तरह आपने उसको लाइफ कोच करना शुरू किया, लेकिन कौन सी चीज़ उसको क्या ट्रिगर कर जाए, यानी खुदा ना खासा कल किसी लाइफ कोच के साथ एसोसिएटेड शख्स कोई बहुत इंतहाई कदम उठा ले, तो आप सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि भाई मैंने तो गेज ही नहीं किया था। एब्सोल्युटली। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आयशा बाबर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? आज आप लोगों ने जो ये टॉपिक स्टार्ट किया है, एक्चुअली ये बस एक जैसे दिल की आवाज़ होती है ना, उस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, और मैं बहुत अरसे से किसी फोरम पे इस बारे में बात करना चाह रही थी। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लूँगी। मैं एक्चुअली आई बीन लाइक इन एजुकेशनल सिस्टम फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। ओके। तो अभी आजकल तो मैंने जॉब छोड़ दी हुई है तकरीबन 3-4 साल से। टीचिंग इज माई नॉट, मतलब मैंने इसको स्टार्ट एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं, एक पैशन के तौर पे किया था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जस्ट ये एक चीज़ जो एक अपनी शेयर करना चाहती हूँ, ये है कि प्राइवेट इदारों में जी जो है वो टीचर्स या जो लेक्चरर्स जो हैं उनको कभी भी इस तरीके से नहीं लिया जाता है कि वो लोग वहाँ पर पढ़ाएं, वो वाकई डिलीवर करें व्हाट दे हैव। वहाँ पर उन लोगों को सिर्फ ये है कि जी आप टाइम है आपके पास इतना, और आप उसमें अपना जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवा दें। चाहे आपने अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से वो चीज़ कन्वे की
या नहीं की, लेकिन आपने सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ये एक टाइम ड्यूरेशन है आपके पास। मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाती थी, मैं आपको बताती हूँ, और मैं बहुत पैशनेट हूँ इस हवाले से। और मतलब मुझे ये होता था कि अच्छा यार, अब आपके स्टूडेंट्स को अगर आपके मुल्क के बारे में पता नहीं है, आप उनको बता नहीं रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग, आपका मुल्क बना कैसे, आप अपना आइडियोलॉजी नहीं बता रहे हैं उनको, तो आप कैसे करेंगे। लेकिन मुझे कहा जाता था कि आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाने, जस्ट लेक्चर दें, दैट्स इट। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा। जो अभी थोड़ी देर पहले बात उस्मा ने की कि हम काम नहीं कर रहे, हम पैशनेटली सर्विस नहीं डिलीवर कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और हमें कहा जा रहा है बस खाना पूरी कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। और ये कितना अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि जो तदरीस का शोबा है वो इतना बाइज्जत शोबा है पूरी दुनिया में, क्योंकि आप पूरी आने वाली नस्ल की एक तरह से फाउंडेशन रखते हैं। यू लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट आर द मैटर्स, और उनका पूरा जिंदगी ऑपरेट करने का नजरिया, तरीका उस वक्त सेट हो रहा होता है। और हमारे यहाँ टीचर्स ही को वो इज्जत, वो मेरे ख्याल में एहतराम दिया ही नहीं जाता, वो वक़्त उनकी महसूस नहीं की जाती। आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ पॉइंट टू पॉन्डर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं जी अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की। बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास ब्रेक से पहले कॉल आई थी आयशा की, जिन्होंने कहा कि जो सारी मोटिवेशन होती है, एंड आई थिंक एवरी प्रोफेशनल गोज थ्रू इट। आप नए कोई चीज़ पढ़ के जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, आपका प्रैक्टिकली काम करने का, तजुर्बा करने का, अपना 100% देने का दिल चाहता है। और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे इदारे, या अगर तो आप खुशकिस्मत हैं कोई अच्छा लीडर या मेंटोर आपको मिल गया है, लेकिन डेली रूटीन का काम आहिस्ता आहिस्ता टेक्स अवे दैट एनर्जी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जी कि शादी के बाद हनीमून फेज होता है, और हनीमून फेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता दैट होल रोमांस, द होल बबल, द होल पैशन दिस स्लोली गोज अवे। तो उस वक्त आपने क्या करना है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अतहर बात कर रहा हूँ, सिदरा कराची से। क्या कहना चाहेंगे? सिदरा, ये क्या मीडिया पर जो रिसेशन है इस पर बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बताइए। अच्छा, मुझे जिस वक्त मैं क्योंकि इंडस्ट्री से वाबस्ता था और मुझे फायर किया गया, उस वक्त उन्होंने मुझे ये एक्सक्यूज किया कि हमारे इश्तहारात बंद कर दिए गए। अच्छा, इससे पहले अब मैं इसका कहना ब्लेम किसको दूँ? आया कि मैं ब्लेम मालिकान को दूँ या गवर्नमेंट को दूँ? पिछली गवर्नमेंट थी, तो मैं ब्लेम किसको दूं कि मालिका हमें गवर्नमेंट पैसे दे रही थी, हम उनके लिए नौकरी कर रहे थे, या फिर हम मालिकान के लिए कर रहे थे, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो हमारा था। मुझे पहले ये बताइए कि जो तकाजे थे, देखें एक टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, हम में से कोई भी शख्स दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, ना किसी सीट पे हमेशा के लिए आया है। तो जो आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे, आपको साल भर के लिए हायर किया गया था, आप परमानेंट थे, और ख़ास तौर पर जब आपको उस फ़र्ज से सुबुकदोश किया गया, तो क्या आपको जो मेरे ख्याल में जो भी आपकी कॉम्पनसेशन बनती थी वो मिली आपको? अच्छा देखें, मैं किसी परमानेंट एम्प्लॉय था और मैं नहीं समझता कि मैंने जो अपनी मतलब खदमात अंजाम दी हैं, मैंने चीज लाइफ रिस्क में डाली है, क्योंकि मैं आउटफील्ड काम करता था। हाँ जी। उसकी मेरे को जो है ना कंपनसेशन नहीं मिली। सही। उनको ये कहा कि मैं परमानेंट एम्प्लॉय था एक्चुअली। जी जी। तो हाँ, तो HR डिपार्टमेंट ने अच्छा जी, सिर्फ मुझे नहीं, मेरी बहुत बड़ी टीम को उसका क्या नाम फायर किया गया। सही सही भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। देखें जो आपकी तकलीफ़ है, और जाहिर सी बात है इंसान इस तरह के खदशात में भी पड़ता है, सवाल करता रहता है कि क्या आई वॉज नॉट अप टू द मार्क, मैंने जो इतने साल काम किया क्या उसकी कोई वक़्त नहीं है। सो नोबडी कैन टेक दैट पेन अवे फ्रॉम यू, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सबके लिए अल्लाह ताला असबाब बनाए एंड समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। लेकिन जो सवाल आपने उठाया वो मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहूँगी। उस्मा, जवाब जो इनको मिला कि हुकूमत की वजह से जो पॉलिसी चेंज हुई है, काम हुकूमत के लिए कर रहे थे, मालकान के लिए कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे, आप व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? मुझे थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे आपको डैमेजेस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इदारे भी इसीलिए हैं कि वो मुनाफे कमा सकें।
ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन जब डिक्लाइन पर हैं तो दे विल मेक अप एनी रीजन। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले अमाउंट मिलता था वो वाकई में बहुत कम हुआ है, उस पर बैन लग गया, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दूसरे पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट आप देख लें कि वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया है, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको जाहिर सी बात है उस लेवल पे एड्स भी नहीं मिल रहे, ठीक है, व्यूअरशिप भी आपकी कम हुई है। जिस तरह से आप न्यूज़पेपर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए थे ना, तो न्यूज़पेपर बहुत, अब तो कितने मैगजीन्स बंद हो गए, हेरल्ड बंद हो गया यहाँ से, तो इसी तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डाउनफॉल शुरू हुआ है। हाँ, उसका स्पैन बहुत कम रहा है। जहाँ तक बात यह है कि हम एक इमोशनल एसोसिएशन से गुजरते हैं, जब किसी दायरे में हम होते हैं तो हम समझते हैं 5 साल 10 साल 15 साल हम यहीं गुजारेंगे, एक बड़ा आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आर्टिफिशियल कंपनी है, वो एक आर्टिफिशियल कहते हैं ना, एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आपने अपने 2-3 साल को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप कहते हैं नहीं ये दायरा अच्छा है, यहीं पे हम रहेंगे, यू डोंट ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। तो टाइम के साथ 2-3 साल के बाद अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इमोशनल अटैचमेंट्स आपके नहीं होने चाहिए। हम जो चीज बिल्कुल सही कह रही हैं उस्मा के यहाँ पे मेन चीज है क्लैरिटी ऑफ योर ओन पर्सनल गोल्स। आप हमेशा एक इदारे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म समझिए जहाँ पे आप अपना बेहतरीन अपने टैलेंट का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको अल्फा एंड ओमेगा ना समझें कि बस जी यहाँ पे आए हैं, वो जमाने चले गए। मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि आपके वालिदैन का शायद वो जमाना था, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का वो जमाना था कि कोई एक ही फील्ड में एक ही इदारे के साथ 40 साल नौकरी करके फारिग होते थे और एक आपके लिए फेयरवेल पार्टी होती थी और आपको एक घड़ी मिल जाती थी। Exactly. लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आपके पास आप ये समझिए कि ये तमाम अपॉर्चुनिटीज, तमाम मौके आपकी ग्रोथ के लिए। पहले आपको रिस्पेक्ट मिलती थी उस टाइम को स्पेंड करने में, अब आपको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो इससे पहले कि कोई आपको डिस्पोज ऑफ करे, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, आप अपने आप को रिसाइकिल कर लें, यस, तो आप आगे बढ़ जाए, है ना, वो कहेंगे ना। आई थिंक मुझे सीधा लगता है कि अगर हम बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, और अगर हम बिल्कुल मासेस को देखें, हम उनकी बात भी करें यहाँ पे जो 9 to 5, पता नहीं टीचर्स कौन कौन हमें देख रहा है, पता नहीं कितने लोग हैं जो मजबूरन जॉब कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि हमें सबको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हम ये वर्ड बड़ा कॉमनली आजकल सुनते हैं, एवरी सिंगल पर्सन इज अपना एहतसाब करना। सिर्फ अगर मैं अनमली यही एहतसाब करूँ कि आज से 5 साल से लेके अब तक मैंने कितना प्रोग्रेस किया है, मैं भी 2-3 जगहों से अगर जुड़ी हुई हूँ तो वहाँ रहते हुए मैंने कितना प्रोग्रेस किया है। लेकिन अगर मैंने नहीं किया और स्टिल मैं वहीं पर हूँ, सिर्फ मुझे वही 3-4 ऑफिस का जो एक माहौल है, 3-4 लोग मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बता सकते हैं कई हमारे कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं जो इस बात पे बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि जी मुझे सीनियर तज्जियाकार कहा जाए, सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर हो रहे हैं। हमने नया क्या सीखा, वही भरने की बातें कर रहे हैं, हम वही प्रोटेस्ट की बातें कर रहे हैं। उस्मा ने भी कहा ना कि वी नीड टू अपग्रेड, ये जरूरी है कि हमें जरूरी है जमाने के साथ साथ चलना, और एवरी टाइम हमें सोचना चाहिए कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा और प्रोग्रेस करना है। मैं वही अगर 5 साल वाली चीजें कर रही हूँ तो फिर मुझ में कहीं ना कहीं वो जो मैं 3 साल पहले मिस प्रोनाउंस कर रही थी, आज मैं वही कर रही हूँ। क्या सीखा? नहीं, हम सोशल मीडिया को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम बहुत सी चीजों को, हम नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर हम कैसे ग्रो करेंगे? दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जब आप पढ़ के आते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, ये भी बता रहे थे और बिल्कुल सही बात कहते हैं कि हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है। इसी तरह एक टाइम था जब हर कोई एचआर में आ रहा था, ठीक है, एचआर मीडिया बन रहा है। हाँ, ये भी तो ना भूले ना, क्योंकि अभी हम एचआर की बात करें, तो जब आपने एचआर को पढ़ा नहीं है और आप उसकी प्रैक्टिस, एचआर का काम सिर्फ रिक्रूट लोगों को हायर करना, फायर करना तो नहीं है ना, आपका पेरोल बनाना है। एचआर का काम सक्सेशन प्लानिंग है, एचआर का काम इवैल्यूएशन है। सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर देयर कि जी हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। द न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज के हुकूमत भर्तियां नहीं कर सकती, रोजगार इस तरह नहीं कर सकती कि 3 नई कंपनियां खड़ी कर दी और कहा कि जी अब इसमें हजार लोगों की भर्ती होगी। हुकूमत का काम है ऐसी पॉलिसीज बनाना जहां पे सरमायादार आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और उससे नौकरियां क्रिएट हों। लाइकवाइज जो नौकरियां ढूंढने वाले हैं, क्यों आप देख रहे हैं कि इतने सारे इंक्यूबेटर्स, इतने सारे मेंटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है? बिकॉज नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरियां बनाने वाले बनिए। एक छोटा सा इदारा भी अगर आप लगाते हैं, इफ यू योरसेल्फ बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन डू दैट। लेकिन उसमें वेरी क्विकली, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की कैफियत मीडिया में ज्यादा है। तो एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जितने लोग मीडिया से रिलेटेड फायर हुए हैं, आप उनको क्या कहेंगी? हाउ कैन दे मेक देमसेल्व्स प्रोडक्टिव अगेन? देखो, मीडिया के लिए तो मार्केट बहुत श्रिंक हो गई है। उन्होंने अपने आप को किस किस लेवल पे अपग्रेड किया है, डिपेंड करता है उस चीज़ में, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब, सोशल मीडिया, बहुत से लोग उस पर काम करना शुरू किया है। तो नए, जब आप एक एवेन्यू बंद, वो कहते हैं ना एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 खुलते हैं। चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए,
लिखना शुरू कर सकते हैं, ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब पे सोशल मीडिया के ऊपर अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं, अपने वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके आगे बढ़े। थोड़ा सा टाइम लेके कुछ नया सीख सकते हैं, यानी ये भी कोई किसी हातिम ताई ने लिख के नहीं दिया हुआ कि मीडिया ही करना है ना। अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मैं एक दफा फिर एक लेटेस्ट स्टडी का आपको हवाला देती हूँ कि कहा जाता है 2 से 5 सालों में आप अपना इदारा बदलेंगे। दैट मीन्स कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो आज के मिलेनियल्स हैं वो कम अज कम 10 से 15 मुख्तलिफ कंपनियों के लिए काम करेंगे और 3 से 5 मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। यानी अगर आप डॉक्टर थे तो आप हो सकता है कल को होस्ट बन जाएं, होस्ट थे तो उसके बाद आप वकील बन जाएं, वकील थे तो उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट हो जाएं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट सी इट एज समथिंग दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। इससे खौफ में आने के बजाय इसका शुक्र अदा करें कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम, अनम एंड उज़मा फॉर बीइंग हियर विद अस। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, हाई नोट बिगिनिंग ऑफ द वीक इंशाल्लाह। कल फिर एक और एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।